तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो आज का सबसे पहला सवाल है दोस्तों, हम लोग का सबसे पहला सवाल हम लोग देखने वाले हैं आज का। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, यानी कि 1 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था दोस्तों? सिद्धार्थ जो है ये गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। याद रखिएगा ईसा पूर्व में क्या होता है? ईसा पूर्व में घटता है और ईस्वी में बढ़ता है, ठीक है। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। इनकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु ये कब हुआ था दोस्तों? तो 483 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ था। किनका? तो गौतम बुद्ध का, ठीक है। गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध जो थे ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, यानी कि बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था? गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का स्थापना किया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? संस्थापक गौतम बुद्ध थे। याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यानी कि ईसा पूर्व में क्या होता है दोस्तों? ईसा पूर्व में घटता है और ईस्वी में क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। यानी कि इनका 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। याद रखिएगा कपिलवस्तु के लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी जो है वर्तमान में कहां पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। याद रखिएगा कि लुम्बिनी कहां पड़ता है? नेपाल में। इनका जन्म कहां हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी हुआ था, ठीक है दोस्तों। कपिल वस्तु, ठीक है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। कपिल वस्तु के यानी कि कपिल वस्तु के लुम्बिनी जो कहां पड़ता है दोस्तों? अभी ये नेपाल में पड़ता है। याद रखिए कहां पड़ता है? नेपाल में है लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। इनके माता का क्या नाम था? इनके माता का जो नाम था ये माया देवी था। याद रखिएगा इनके माता का क्या नाम था? माया देवी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनके माता का क्या नाम था? माया देवी इनके माता का नाम था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे, तो गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। सबसे पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। याद रखिएगा तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा गौतम बुद्ध जो थे इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। गौतम बुद्ध का जब गौतम बुद्ध जन्म हुए थे 563 ईसा पूर्व में, तो इनके जन्म के 7वें दिन के बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनका जो पालन पोषण है इन्होंने इनके मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। याद रखिएगा जब ये 16 साल की अवस्था में हुए थे तो इनका विवाह हो गया, ठीक है। याद रखिएगा कि इनका शादी हो गया था। उसके बाद इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था राहुल। इनका बेटा का क्या नाम था? राहुल। यानी गौतम बुद्ध के बेटा का क्या नाम था? राहुल, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने घर को त्याग दिया था। याद रखिएगा कि 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने घर को त्याग दिया था। उसके बाद इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहां से आए? यानी कि बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे, ठीक है। निरंजना नदी यानी कि अभी फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि निरंजना नदी को वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेकंड नंबर सवाल है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो याद रखिएगा कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये 1757 ईस्वी को हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1757 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। प्लासी का युद्ध यहाँ पे 1764 है। 1764 ईस्वी को क्या किसका युद्ध हुआ था दोस्तों? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का जो युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। याद रखिएगा कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1757 में, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। अगर हम बात करते हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 को। अगर हम बात करेंगे कि प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। याद रखिएगा कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था किसका युद्ध? तो प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव।
यानी कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1764 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? सवाल है तीसरा नंबर कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। सबसे पहले जानिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। याद रखिएगा कि इसका जो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। याद रखिएगा कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है ये कहां हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। याद रखिएगा कि पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? 1000 लोग मारे गए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड में। लेकिन अंग्रेजों की तरफ से जो पुष्टि किया जाता है वो 300 यानी कि 300 लोगों की पुष्टि किया जाता है, लेकिन मेन रूप से हजारों लोग मारे गए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड में। ठीक है, देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिए थे। याद रखिएगा, ठीक है, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिए थे, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए थे। ये जो घटना हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था, तो याद रखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। कौन सा आयोग? हंटर आयोग का गठन किया गया था। याद रखिएगा कि किस आयोग का गठन किया गया था? हंटर आयोग का गठन किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम लोग का जो सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड जेम्स फोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड जेम्स फोर्ड जो थे, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल थे, यानी कि 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम सवाल कर रहे थे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें 1000 लोग मारे गए थे। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? हंटर आयोग का गठन किया गया था। अगर हम बात करेंगे कि हंटर आयोग की जांच के लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद 1940 में, याद रखिएगा कि 1940 में उधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल डायर को गोली मारा था। याद रखिएगा कि 1940 में उधम सिंह ने लंदन जाकर गोली मारा था। किसकी वजह से? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से, कि उन्होंने जनरल डायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड में ही गोली चलाने का आदेश दिए थे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में, तो लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले भारत में रेलगाड़ी चलाई थी। कब चलाई थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। याद रखिएगा कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई थी। कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। याद रखिएगा कितना किलोमीटर दोस्तों? 34 किलोमीटर। कहां से कहां तक चलाई थी? तो मुंबई से थाने के बीच। याद रखिएगा, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई थी। कब चलाई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, तो सवाल हम लोग का क्या था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड जेम्स फोर्ड। अगर हम बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल। अगला सवाल है 4 नंबर सवाल कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? हमको बताया था कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1764 ईस्वी को। याद रखिएगा कि 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? हेक्टर मुनरो और मुगल और नवाबों के बीच हुआ था। याद रखिएगा कि हेक्टर मुनरो और मुगल और नवाब के बीच हुआ था बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? 1764 ईस्वी को। हेक्टर मुनरो, याद रखिएगा, हेक्टर मुनरो, ठीक है, हेक्टर मुनरो और मुगल, ठीक है दोस्तों, हेक्टर मुनरो और मुगल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हेक्टर मुनरो और मुगल के बीच में, हेक्टर मुनरो और मुगल नवाब की सेना, ठीक है, हेक्टर मुनरो मुगल और नवाब की सेना के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1764 ईस्वी को हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 1764 ईस्वी को। अगर हम बात करते हैं कि क्या दिक्कत हो गया, चल क्यों नहीं रहा है? देखिए दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, हेक्टर मुनरो और नवाब के सेना के बीच हुआ था। याद रखिएगा कि नवाब के सेना के बीच हुआ था
बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी को। हम बताए थे कि 1757 ईस्वी को क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध। कब हुआ था? 1757 ईस्वी को। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को। कब हुआ था? 1764 ईस्वी को मुनरो और नवाब के सेना के बीच में हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 5 नंबर सवाल। ठीक है, 5 नंबर सवाल है दोस्तों कि साइमन कमीशन भारत कब आया? याद रखिएगा कि साइमन कमीशन जो भारत है ये कब आया था? देखिए, साइमन कमीशन जो है ये बनकर तैयार हो गया था 1927 में। याद रखिएगा कि 1927 में बनकर तैयार हो गया था। ये जो भारत आया था ये कब आया था? यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भारत 1928 में आया था। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगर हम बात करते हैं 1921 के बारे में, याद रखिएगा कि मोपला विद्रोह, ये जो मोपला विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। ये कहां हुआ था? तो केरल, यानी केरल के मालाबार में मोपला विद्रोह। याद रखिएगा कि मोपला विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1921 में हुआ था। ठीक है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। ठीक है, देखिए दोस्तों कौन सा ओके 1857 की क्रांति। देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। यानी कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। अगर हम बात करते हैं 1945 के बारे में, तो याद रखिएगा कि यूएनओ का नाम सुना होगा, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। याद रखिएगा कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था। यूएनओ का मतलब क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा यूएनओ का जो मुख्यालय स्थित है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? मुख्यालय जो स्थित है, मुख्यालय ये न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। किसका मुख्यालय? तो यूएनओ का मुख्यालय। ठीक है, यूएनओ टोटल कितने देश आते हैं दोस्तों? तो टोटल 193 देश आते हैं। कितना देश आते हैं? 193 देश। 193 जो देश है दोस्तों, 193 जो देश है वो है दक्षिणी सूडान। याद रखिएगा कौन है? दक्षिणी सूडान। ठीक है, दक्षिणी सूडान जो है दोस्तों 193 देश है। याद रखिएगा दक्षिणी सूडान जो 193 देश है यूएनओ का। यूएनओ में टोटल कितने देश शामिल है? 193 देश। यूएनओ का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ का जो मुख्यालय कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, तो सवाल था कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये बनकर तैयार हो गया था 1927 में। भारत आया था 1928 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 28 में भारत आया था। 1945 यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, याद रखिएगा। और 1945 में ही यूएनओ का स्थापना हुआ था, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था। यूएनओ का मुख्यालय कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। और न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा कि हडसन नदी के किनारे स्थित है यूएनओ। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे स्थित है, न्यूयॉर्क। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था ये था दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो थे ये 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड रिटन के बारे में, तो लॉर्ड रिटन जो थे दोस्तों ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाए थे। यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लाया था? लॉर्ड लिटन ने। रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, याद रखिएगा कि वर्नाकुलर, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लाया था? प्रेस एक्ट को लाया था दोस्तों, किसने लाया था? तो लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था। रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में, तो आपको अभी बताए थे कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को सबसे पहले गाड़ी चलाई थी कौन? तो लॉर्ड डलहौजी ने। यानी कि भारत में ट्रेन चला था कब? 1853 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा कहां से कहां तक? तो मुंबई से थाने के बीच। याद रखिएगा कि मुंबई से, ठीक है दोस्तों, मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। याद रखिएगा। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कब चलाया गया था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगर हम बात करते हैं ये 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग जो थे ये 1857
यानी कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है। याद रखिएगा कि उल गुलान विद्रोह जो है ये जुड़ा है दोस्तों बिरसा मुंडा से। किससे जुड़ा है? बिरसा मुंडा से जुड़ा है उल गुलान विद्रोह। अगर हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, बिरसा मुंडा ये किससे जुड़ा हुआ है? ये उल गुलान विद्रोह से जुड़ा हुआ है बिरसा मुंडा। अगर हम बात करते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था, याद रखिएगा कि बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था दोस्तों, ये 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा कि 15 नवंबर 1875 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। किनका? तो बिरसा मुंडा का। इसीलिए आपको पता होगा कि झारखंड का स्थापना कब हुआ था। याद रखिएगा कि झारखंड यानी बिरसा मुंडा जो है ये झारखंड से संबंध रखते हैं। बिरसा मुंडा ये यानी कि बिरसा मुंडा जो थे ये क्या थे? आदिवासी थे। ठीक है, और झारखंड से बिलोंग करते थे। तो झारखंड का स्थापना कब हुआ था? झारखंड का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, ठीक है, झारखंड का स्थापना कब हुआ था? झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। याद रखिएगा झारखंड का जो स्थापना हुआ था ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को स्थापना हुआ था झारखंड का। इसलिए 15 नवंबर को बिरसा मुंडा दिवस, बिरसा मुंडा का जयंती भी मनाया जाता है 15 नवंबर को, क्योंकि 15 नवंबर 1875 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि झारखंड किस राज्य से अलग होकर बना था, तो ये बिहार से अलग होकर बना था। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन। याद रखिएगा हेमंत सोरेन जो है ये वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री है। यहाँ का जो राज्यपाल है वर्तमान में, कहाँ के? झारखंड के राज्यपाल कौन है दोस्तों? राज्यपाल ये दोस्तों रमेश बैस। याद रखिएगा कि रमेश बैस जो है ये वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल है। अगर हम बात करते हैं कि उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है, ये बिरसा मुंडा से जुड़ा है। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। झारखंड का स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का स्थापना हुआ था। इसलिए 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बिरसा मुंडा जयंती मनाया जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, झारखंड में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। याद रखिएगा झारखंड के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। ठीक है दोस्तों, तो उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। याद रखिए कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, याद रखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम लड़ा गया था 1526 ईस्वी को। याद रखिएगा किसके किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। याद रखिएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है दोस्तों, इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी को। याद रखिएगा किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। याद रखिएगा अकबर और हेमू के बीच में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। अगर हम बात करते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, यानी कि तृतीय युद्ध कब हुआ था? तृतीय युद्ध हुआ था दोस्तों 1761 ईस्वी को। किसके किसके बीच हुआ था? अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। याद रखिएगा कि अब्दुल शाह अब्दाली, ठीक है, अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। याद रखिएगा, और मराठों, ठीक है, मराठों के बीच में हुआ था। किसके बीच? यानी कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी को हुआ था। कब? किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी को हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। याद रखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1556 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने, ताशकंद समझौता कब हुआ? याद रखिएगा कि ताशकंद जो समझौता है ये कब हुआ था दोस्तों? तो ताशकंद समझौता हुआ था, याद रखिएगा, ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। देखिए ये ताशकंद समझौता जो है दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। याद रखिएगा ताशकंद समझौता किसके बीच में हुआ था? यानी कि किसके बीच में हुआ था ताशकंद समझौता? तो ताशकंद समझौता दोस्तों ये हुआ था, किसके बीच में हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। याद रखिएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, पाक यानी कि पाक मतलब पाकिस्तान। याद रखिएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था किसका समझौता? ताशकंद समझौता। ठीक है, देखिए ये समझौता किस लिए हुआ था? समझौता इसलिए हुआ था कि आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ था?
यानी कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इस युद्ध को रोकने के लिए, यानी कि भारत और पाकिस्तान के जो युद्ध 1965 में हुआ था, इस युद्ध को रोकने के लिए, ठीक है, इस समझौता किया गया था, ताशकंद समझौता। याद रखिएगा कि 1965 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, इस युद्ध को रोकने के लिए इस समझौता किया गया था, ताशकंद समझौता। ये कब किया गया था? ये 1966 में किया गया था, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि ताशकंद समझौता किसके बीच में किया गया था, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किया गया था। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा जो है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में है, रेड क्लिफ रेखा। हम कल बताए थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? तो इस्लामाबाद, याद रखिएगा, इस्लामाबाद जो है दोस्तों, ये पाकिस्तान की राजधानी है, इस्लामाबाद। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो पाकिस्तान के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है वो है दोस्तों शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है। ये कौन है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? शहबाज शरीफ। याद रखिएगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ, जो वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है। ठीक है, अगर हम बात करते दोस्तों कि ताशकंद समझौता कब हुआ था, ये 1966 में हुआ था। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, तो भारत के 3 राज्य, कल बताए थे कि भारत के 3 राज्य कौन कौन सा है। सबसे पहला राज्य दोस्तों पंजाब, याद रखिएगा, पंजाब सबसे पहला राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा राज्य हो जाएगा दोस्तों राजस्थान, याद रखिएगा कि राजस्थान जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। तीसरा हो जाएगा दोस्तों गुजरात, गुजरात भी जो है ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। यानी कि भारत के 3 राज्य पंजाब, राजस्थान और गुजरात जो है ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। सबसे ज्यादा इन तीनों राज्यों में सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है? तो राजस्थान जो है सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो ये 1966 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, अगर हम देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, तो इस ऑप्शन नंबर ए को जानेंगे कि 1962 में क्या हुआ था। याद रखिए 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ था? 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हम लोग सवाल देखेंगे अगला 10 नंबर सवाल। ठीक है, तो 10 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल है 10 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग, 10 नंबर सवाल। ठीक है, तो 10 नंबर सवाल देखेंगे। 10 नंबर सवाल क्या है दोस्तों हम लोग के सामने? आइए 10 नंबर सवाल देखते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, याद रखिए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा दोस्तों कि लॉर्ड कैनिंग जो था ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। अगर हम बात करते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने ही कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना करवाए थे। इसी मतलब कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास का जो उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था, इन्हीं के शासनकाल में स्थापना हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति के समय 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति के समय 1857 के क्रांति के समय, ठीक है, याद रखिएगा कि 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? जनरल वो कौन थे? याद रखिएगा ये थे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग जो थे इन्हीं के शासनकाल में, यानी कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने। सवाल है कि हिजरी संवत, याद रखिएगा 11 नंबर सवाल, कि हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? याद रखिएगा कि हिजरी संवत का जो प्रारंभ है ये कब हुआ था? तो 622 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा कि 622 ईस्वी में हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा कि हिजरी संवत जो है 622 ईस्वी में हुआ था। अगर हम बात करते हैं हिजरी संवत के बारे में, तो हजरत मोहम्मद, ठीक है, हजरत मोहम्मद को मक्का से मदीना शिफ्ट किया गया था, यानी कि स्थानांतरण किया गया था। ठीक है, उसी की वजह से हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था
622 ईस्वी में। हिजरी संवत का मतलब होता है कि मोहम्मद यानी कि हजरत मोहम्मद को मक्का से मदीना में शिफ्ट किया गया था दोस्तों। इसी वजह से हिजरी संवत 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। याद रखिएगा 622 ईस्वी में क्या प्रारंभ हुआ? हिजरी संवत। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 का। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुआ था? याद रखिएगा कि कांग्रेस का जो स्थापना है ये लॉर्ड, अगर हम बात करते हैं कि कांग्रेस की जो स्थापना है, कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुआ था? तो कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुआ था? सवाल है दोस्तों 12 नंबर की, कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। याद रखिए कि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस का स्थापना किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। याद रखिएगा कि 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस का स्थापना किया गया था। याद रखिए कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? तो स्थापना जो है ये किसने किया था? तो ए ओ हुम ने किया था। याद रखिए किसने किया था? ए ओ हुम ने किया था। याद रखिएगा कि ए ओ हुम ने कांग्रेस की स्थापना किए थे। कि कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 को। अगर हम बात करते हैं कि लॉर्ड डफरिन के कांग्रेस यानी कि लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना किस काल में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था। कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 को। किसने किया था? तो ए ओ हुम ने किया था। याद रखिएगा ए ओ हुम ने कांग्रेस की स्थापना किए थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था तो उसमें प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो बोमेश चंद्र बनर्जी जो है ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि लॉर्ड कैनिंग के बारे में, अभी हम बात की तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में, तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या किए थे? ये 1857 के क्रांति के समय, यानी कि 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग जो थे ये 1857 के क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड डफरिन के बारे में, तो ये कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था कांग्रेस की स्थापना। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना हुआ था। किसने किया था? तो ए ओ हुम ने कांग्रेस का स्थापना किए थे। याद रखिएगा। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? बोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने। 13 नंबर सवाल देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, 13 नंबर सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध जो है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? याद रखिए कि प्रथम विश्व युद्ध जो है ये 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया था। याद रखिएगा कि 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। अगर हम बात करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक। 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध। इस विश्व युद्ध में ही, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में ही जापान में के ऊपर परमाणु बम गिराया गया था। याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में ही अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था। कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। याद रखिएगा कि 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, इस परमाणु बम का नाम क्या था? इस परमाणु जो गिराया गया था कहां गिराया गया था? हिरोशिमा पर गिराया गया था। याद रखिएगा कि हिरोशिमा पर गिराया गया था पहला परमाणु बम। इस बम का क्या नाम था? इस बम का नाम था दोस्तों लिटिल बॉय। याद रखिएगा क्या नाम था? लिटिल बॉय नाम था बम का नाम। ठीक है, इस परमाणु बम क्या नाम था? लिटिल बॉय। और दूसरा परमाणु जो गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। याद रखिएगा कि दूसरा परमाणु बम कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को। ये कहां गिराया गया था? तो ये गिराया गया था नागासाकी पर। याद रखिएगा कि दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था और पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। यानी कि 3 दिन के अंतराल में दूसरा परमाणु बम गिरा दिया था। किसके ऊपर? जापान के ऊपर। ठीक है, तो 9 अगस्त 1945 को जो परमाणु बम गिराया गया था ये कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को। कहां गिराया गया था? तो नागासाकी पर। याद रखिएगा नागासाकी। ठीक है दोस्तों, नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराया गया था। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। ये जो परमाणु बम गिराया गया था इस परमाणु बम का नाम था फैट मैन। क्या नाम था दोस्तों? फैट मैन। याद रखिएगा फैट मैन नाम था परमाणु बम का। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1939 से लेकर 1945 तक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था। याद रखिएगा कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम कहां गिराया गया था? हिरोशिमा पर।
परमाणु बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा परमाणु जो गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, यानी कि 3 दिन के बाद ही 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु गिराया गया था। ठीक है, उस परमाणु बम का क्या नाम था? फैटमैन। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश में शांति बनाए रखने के लिए एक संगठन का स्थापना किया गया था। उस संगठन का नाम है यूएनओ। याद रखिएगा, संगठन का क्या नाम है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना किया गया था। यूएनओ में टोटल 193 देश है। कितना है दोस्तों? 193 देश है। याद रखिएगा, यूएनओ में कितना है? 193 देश है। यूएनओ का जो मुख्यालय स्थित है, ये न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है यूएनओ का मुख्यालय। याद रखिएगा कि न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। और न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला था? 1939 से लेकर 1945 तक। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने, क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? याद रखिए क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो ये 1942 में आया था। याद रखिएगा कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था। ठीक है, देखिए 1942 में एक और घटना हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, याद रखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। याद रखिएगा कि 9 अगस्त 1942 में क्या हुआ था दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? तो महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। अगर हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे। डू एंड डाई, करो और मरो का नारा किसने दिए थे? महात्मा गांधी ने दिए थे। याद रखिएगा कि करो और मरो का नारा किसने दिए थे? महात्मा गांधी ने। डू और डाई कब दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही। ठीक है, अच्छा ये भारत छोड़ो आंदोलन कहां हुआ था? तो वार्धा कहां पड़ता है? ये मुंबई में पड़ता है। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ये 1942 में आया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये 9 अगस्त 1942 में हुआ था। याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, और महात्मा गांधी के द्वारा ही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही करो और मरो का नारा दिए थे। ठीक है, अच्छा 1600 ईस्वी यहाँ पे है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी को। याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी को। अगर हम बात करते हैं कि 1932 में क्या हुआ था दोस्तों? देखिए 1932 में हुआ था दोस्तों पूना पैक्ट हुआ था। याद रखिएगा कि पूना पैक्ट कब हुआ था? ये पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। ठीक है, 1932 में क्या हुआ था? पूना पैक्ट। किसके किसके बीच में हुआ था पूना पैक्ट? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। याद रखिएगा। तो सवाल था कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों सवाल है 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? देखिए विक्रम संवत क्या है दोस्तों? ये प्राचांग है। याद रखिएगा क्या है? प्राचांग है। ठीक है, विक्रम संवत क्या है? प्राचांग है। ये विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? याद रखिएगा कि 58 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 58 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58 ईसा पूर्व में हुआ था विक्रम संवत। कब प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व। ये क्या था? कि पंचांग था। क्या था दोस्तों? ये पंचांग था विक्रम संवत। अगर हम बात करते हैं कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल। ठीक है, 16 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि बंगाल, ठीक है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किसने किया? याद रखिएगा कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था? याद रखिएगा कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था? तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में, देखिए लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया किसने था? तो लॉर्ड लीटन। ठीक है, याद रखिएगा एक लॉर्ड रिपन होता है, एक लॉर्ड लीटन होता है। लीटन ने लाया था, रिपन ने रद्द किया था। क्या रद्द किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त, सवाल क्या था कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड रिपन ने क्या था दोस्तों? ये किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिए थे। ठीक है,
चलिए अगर हम बात करते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में है लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड वेलेस्ली को। याद रखिएगा कि लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, स्थानीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है किसको दोस्तों, तो लॉर्ड वेलेस्ली को। याद रखिएगा लॉर्ड वेलेस्ली को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। ठीक है, सॉरी, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, वर्नाकुलर प्लेस एक्ट को रद्द कर दिया था। लाया किसने था, तो लॉर्ड लिटन ने लाया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, वीवीआई है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई सवाल है 17 नंबर कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। याद रखिएगा कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो सती प्रथा पर प्रतिबंध जो लगाया था दोस्तों, ये लगाया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलियम बैटिंग। ठीक है, विलियम बैटिंग ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। याद रखिएगा सती प्रथा क्या होता है, जब कोई इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ में उसकी पत्नी को भी जलना पड़ता है, उसी मतलब चिता पर उसकी पत्नी को जलना पड़ता था। सती प्रथा उसी के बारे में है कि सती प्रथा क्या है दोस्तों, तो सती प्रथा वो चीज है, वो प्रथा है जिसमें अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसी इंसान के चिता के साथ उस महिला को यानी उसकी पत्नी के साथ में उसके साथ में जला दिया जाता था। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी था। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो लगाया था दोस्तों विलियम बैटिंग। इसके साथ में राजा राम मोहन राय भी थे, यानी कि राजा राम मोहन राय और के सहयोग के साथ लॉर्ड विलियम बैटिंग ने क्या किए थे, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए थे। राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय। अच्छा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, ठीक है, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने। याद रखिएगा कि अकबर द्वितीय, ठीक है, अकबर द्वितीय, ठीक है, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। ठीक है, याद रखिएगा कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड विलियम बैटिंग और भी है, यानी कि राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बैटिंग दोनों ने मिलकर इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। कब लगाया था, तो 1829 ईस्वी को। याद रखिएगा 1829 ईस्वी को, ठीक है, 1829 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बैटिंग और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अगर हम बात करते हैं कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था, ब्राह्मण समाज का स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज का स्थापना किए थे। याद रखिएगा ब्राह्मण समाज का स्थापना किसने किए थे दोस्तों, तो ब्राह्मण समाज का जो स्थापना है ये राजा राम मोहन राय ने ही किए थे। किसने किए थे, राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज का स्थापना किए थे। कब किए थे, तो 1828 ईस्वी को। याद रखिएगा कि 1828 ईस्वी को ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही 1853 यानी कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को पहला रेलगाड़ी चलाया गया था। ठीक है, प्रथम रेलगाड़ी कब चलाया गया था, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कब, कहां से कहां तक, तो मुंबई से थाने के बीच कितना किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर। याद रखिएगा कितना किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर। ठीक है, कहां से कहां तक, तो मुंबई से थाने के बीच। याद रखिएगा दोस्तों मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था पहला रेलगाड़ी। ठीक है, कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर। कब चलाया गया था, 16 अप्रैल 1853 को। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। हम बताए थे कि लॉर्ड कर्जन के समय में बंग भंग हुआ था। बंग भंग यानी कि बंगाल विभाजन। याद रखिए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। वो क्या हुआ था दोस्तों, प्रभाव में आया था। ठीक है, तो कब हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था बंगाल विभाजन यानी कि बंग भंग। याद रखिएगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को। मेन रूप से अगर हम बात करते हैं कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो लॉर्ड विलियम बैटिंग और राजा राम मोहन राय के द्वारा दोनों ने मिलकर 1829 ईस्वी को सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा का मतलब क्या होता है, सती प्रथा का मतलब होता है कि जो इंसान अगर डेथ करता है तो उसकी पत्नी उसके साथ में जलना पड़ता था। ठीक है, तो इसमें प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि बंगाल में द्वैध शासन, ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया। याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन। ठीक है, ये द्वैध शासन याद रखिएगा कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अभी बताए थे कि लॉर्ड रिपन के बारे में, लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, वर्नाकुलर प्लेस एक्ट को क्या किया था, रद्द कर दिया था।
लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी को, यानी कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को पहला रेलगाड़ी चलाया गया था। कहां से कहां तक? तो मुंबई से थाने के बीच कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। अगर हम बात करते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किया था। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। 19 नंबर सवाल है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की जो क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी को हुआ था, यानी क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1789 ईस्वी को। 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुआ था। फ्रांस की राजधानी क्या होता है? फ्रांस की राजधानी होता है दोस्तों पेरिस। याद रखिएगा पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है। पेरिस जो है दोस्तों ये सीन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस। ठीक है, पेरिस जो है ये सीन नदी किनारे स्थित है। फ्रांस की राजधानी होता है पेरिस। पेरिस जो है सीन नदी किनारे स्थित है। हम बात करते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। 1789 ईस्वी को हुआ था फ्रांस की क्रांति। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने। देखिए दोस्तों, जितने भी लोग लाइव देख रहे होंगे प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए एक बार लाइक कीजिए जोर से और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और टोटल हम लोग 6 सवाल और करेंगे। ये 20 नंबर सवाल है। तो 20 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय, ठीक है, की स्थापना किसके, याद रखिएगा कि कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा, यानी कि स्थापना किसके शासनकाल में किया गया। ठीक है, तो किसके देखिए दोस्तों, सवाल है आपके सामने कि कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके काल में किया गया था, यानी कि उच्च न्यायालय की जो स्थापना है किसके काल में किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। याद रखिएगा किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल है कि कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की जो स्थापना है किसके शासनकाल में किया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग क्या थे? तो ये क्या थे दोस्तों, इन्हीं के समय में ही 1857 की क्रांति, यानी कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग जो थे ये 1857 के समय में गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में, अभी हम बात किए 1853 ईस्वी को। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच रेलगाड़ी चलाई गई थी। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने के बीच कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हम लोग 21 नंबर सवाल देखेंगे। 21 नंबर सवाल आपके सामने है। 21 नंबर सवाल है कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया। याद रखिएगा कि कोलकाता में फोर्ट विलियम की जो मक्खी बैठ जाता है दोस्तों। ठीक है, मक्खी बैठ जाने के बाद पेन चलता नहीं है, अभी तो वो चल रहा है। ठीक है, सवाल है कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया। ठीक है, किसके द्वारा करवाया गया था, यानी कि सवाल है कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था। तो अगर हम बात कर सकते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, याद रखिएगा कि लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, सवाल है कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा करवाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में, लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किए थे? ये कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखेंगे 22 नंबर सवाल। 22 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। अगर हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ये शुरुआत हुआ था 1920 में। ठीक है, इसका जो कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। इसका समाप्ति कब हुआ था? 1922 को। ठीक है, इनको असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1920 में शुरू हुआ था। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि शुरू हुआ था 1920 में, समाप्ति कब हुआ था? 1922 में। ठीक है, 1922 में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन सवाल बन सकता है कि असहयोग आंदोलन को समाप्त क्यों किया गया था? असहयोग आंदोलन को समाप्त इसलिए किया गया था क्योंकि 5 फरवरी 1922 को, याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था दोस्तों? चौरा चोरी घटना हुआ था। याद रखिएगा चौरा चोरी। ठीक है, चौरा चोरी घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को, जिसमें करीब 22 लोग मारे गए थे। याद रखिएगा चौरा चोरी कांड में ही ये कहां हुआ था? ये गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर
गोरखपुर में हुआ था दोस्तों चौरा चौरी घटना। गोरखपुर कहां पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है, याद रखिएगा कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है गोरखपुर। तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना हुआ था, जिसमें इस घटना में, चौरा चौरी घटना में करीब 22 लोग मारे गए थे, यानी जेल के अंदर ही आग लगा दिया गया था। इसमें टोटल 22 लोग मारे गए थे, याद रखिएगा। तो इसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ये जो आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, जो स्टार्ट हुआ था 1920 में, ये शुरू किसने किया था? ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था 1920 में। इसको समाप्त कब कर दिया गया था? 1922 में समाप्त कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? चौरा चौरी घटना के बाद ही इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। चल ठीक है, याद रखिएगा। तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। कहां हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि 1917 में क्या हुआ था, चंपारण का पहला सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में 3 कटिया पद्धति, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा किसानों को नील की खेती उपजाने के लिए बोलता था, याद रखिएगा, 3 कट्ठा में नील की खेती उपजाने के लिए बोलता था। तो यही चंपारण सत्याग्रह पश्चिमी चंपारण यानी कि चंपारण में हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1924 में, तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता किए थे, याद रखिएगा। बेलगांव अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी ने। कब किए थे? 1924 में किए थे। बेलगांव अधिवेशन कहां पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है, याद रखिए। कहां पड़ता है दोस्तों? कर्नाटक में पड़ता है बेलगांव अधिवेशन। जो अध्यक्षता किए थे किसने? तो महात्मा गांधी ने। कब किए थे? 1924 में किए थे। मात्र एक बार अध्यक्षता किए थे 1924 में बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी। बेलगांव अधिवेशन कहां पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सवाल था कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था 1920 में। समाप्त कब हुआ था? 1922 में। समाप्त क्यों किया गया था? कि चौरा चौरी घटना के बाद इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। करीब 22 लोग मारे गए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? याद रखिए कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। याद रखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी को। ठीक है, दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1556 ईस्वी को। दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी को। तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था पानीपत का? तो तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 ईस्वी को, याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। कब लड़ा गया था? 1556 ईस्वी को। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी को अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी को। लेकिन सवाल है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1761 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1761 ईस्वी को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी को पहला युद्ध है। ठीक है, पहला युद्ध। दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी को, याद रखिएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी को। 1761 ईस्वी को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध अकबर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच। तीसरा युद्ध अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने सवाल है कि बंगाल का, ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग जो है ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। याद रखिएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ये क्या, इसे क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलिए सवाल था कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को। आज का लास्ट सवाल 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने। सवाल है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में क्या पहली बार पारित किया गया? याद रखिएगा कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया? तो लॉर्ड रिपन के काल में। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया? किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में, तो हम बताए थे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को पहली 16 अप्रैल, याद रखिएगा कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी भारत में। ठीक है, कहां से कहां तक? तो मुंबई से थाने के बीच। याद रखिएगा, ठीक है, मुंबई से थाने के बीच यानी कि पहला बार
अगर हम बात करते हैं कि मुंबई से थाने के बीच, याद रखिएगा दोस्तों कि मुंबई से थाने के बीच, ठीक है, कहां से कहां तक चली थी, मुंबई से थाने के बीच चली थी, कितना किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर, याद रखिएगा, मुंबई से थाने को 34 किलोमीटर। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलगाड़ी चलाई गई थी। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड लिटन, यहां देखिए लॉर्ड लिटन आया है, तो लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था, रद्द किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। कब लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, देखिए सवाल था कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था दोस्तों, तो लॉर्ड कर्जन ये क्या है, यानी कि बंग भंग, ठीक है, याद रखिएगा बंग भंग किसके शासनकाल में हुआ था, ठीक है, बंगाल विभाजन, तो लॉर्ड कर्जन, ठीक है, कब हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, किसके शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ठीक है दोस्तों। तो ये था 25 सवाल डिस्कशन हम करवा दिए दोस्तों, जो आज का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है दोस्तों, अभी नहीं करना है, ठीक है, कर दियो क्या। देखिए दोस्तों आज का 25 सवाल हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट एवरीवन।